अच्छा भाई, हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट की, ठीक है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स है 2x2 का, ए बी सी डी, सही है। 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना है भाई? इसका निकालना है एडजॉइंट। तो 2x2 के मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हो? फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज, सेकंड डायगोनल साइन चेंज, सही है। ये 2x2 के मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लोगे? एडजॉइंट, सही है। अच्छा, अगर आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका निकालना है एडजॉइंट, सही है। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। 9 कोफैक्टर्स निकलता है इसका, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और होल ट्रांसपोज, सही है। अगर मैट्रिक्स 2x2 का है, सही है, तो इसका एडजॉइंट निकालते हो, कैसे निकालते हो? फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज, सेकंड डायगोनल साइन चेंज, एक स्टेप में एडजॉइंट आता है। अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो एक स्टेप में एडजॉइंट आता है। लेकिन यही मैट्रिक्स अगर 3x3 का हो तो 9 कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसकी वैल्यू रखते हो, देन उसका आप निकालते हो ट्रांसपोज, सही है। अच्छा, एप्टीट्यूड में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं विदाउट ट्रांसपोज। विदाउट ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने इसको ऑलरेडी ट्रांसपोज इसका कैलकुलेट कर लेना है, सही है। एप्टीट्यूड में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है भाई? इसका ट्रांसपोज निकाल लो। फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, सही है। तो एप्टीट्यूड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें फायदा ये होता है कि भाई आप जस्ट कोफैक्टर निकालोगे, वो भी हम सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालते, हम सिर्फ स्पेसिफिक कोफैक्टर निकालेंगे। जो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ऑप्शन है, सही है, चारों ऑप्शन में पहला कोफैक्टर डिफरेंट है, तो आपको पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप पहला कोफैक्टर निकालोगे, उसी से आप डिसाइड कर लोगे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सही है। तो अगर 3x3 का एडजॉइंट आता है तो आप पूरे 9 कोफैक्टर्स नहीं निकालते हो, आप कौन सा कोफैक्टर निकालोगे? जो चारों ऑप्शन में जो डिफरेंट है, आप सिर्फ वही कोफैक्टर निकालोगे और आपको राइट ऑप्शन का पता लग जाएगा, सही है। अच्छा भाई, इनवर्स तुम्हारा नहीं बताता मैं, सही है। इनवर्स जो है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, सही है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है मॉडुलस ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी नहीं निकाल सकते हो और वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलता। सॉल्यूशन से मुराद है एक्स वाई जेड की वैल्यू, सही है। उसमें आप क्रैमर्स रूल नहीं लगा सकते हो, मैट्रिक्स मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर एक्लॉन फॉर्म से कर देंगे, एक्लॉन फॉर्म में तो डिटरमिनेंट की जरूरत ही नहीं है, सही। एक्लॉन फॉर्म में फिर आपको कंसिस्टेंसी देखना पड़ता है, सही, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसमें भी आप एक्लॉन फॉर्म से भी करोगे तो उसमें भी आपका आंसर नहीं आएगा। एक्लॉन फॉर्म से भी नहीं आता। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स वाई जेड आप जो आपने 2 मेथड पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, सही है, एक था गॉस जॉर्डन मेथड और एक था गॉस एलिमिनेशन मेथड, सही है। वो उससे क्या करते हो? आप एक्स वाई जेड निकालते हो। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उससे भी आप एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एक्स वाई जेड आप नहीं निकाल सकते, इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, सही है। अगर मॉडुलस ऑफ ए 0 के बराबर है, इसका मतलब है कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर, सही है। तो उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? हम बोलते हैं भाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सीधा बोल रहा हूं मैं, सही है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इसके एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सही। इनवर्स तो आप नहीं निकाल सकते हो। अगर ए आपका जो है, ए अगर आपका 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स तो नॉट पॉसिबल है, इनवर्स आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन सॉल्यूशन कितना बनेगा? सॉल्यूशन उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सही है। बट इन एक्चुअल समझ नहीं आया।
भाई मॉडुलस ऑफ ए अगर 0 के बराबर है तो मैट्रिक्स कैसा आपके पास? सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सही है। तो इसका मतलब है आप इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, सही है। सॉल्यूशन जो है इसका इज नॉट, सॉल्यूशन से मुराद है एक सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, सही है। एक्स वाई जेड की वैल्यू अब जो निकालते हो ना, एक्स की एक वैल्यू आती है, वाई की एक वैल्यू आती है, जेड की एक वैल्यू आती है, उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपका मॉडुलस ऑफ ए 0 के बराबर है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, सही है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बता दिया मैंने, सही है। जब सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसमें आंसर तो 0 ही आता है ना। इसका सिंगुलर है कोई वेरिएबल सॉल्व करें टाइम को। सिंगुलर में मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिया है। पहला पॉइंट इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, दूसरा पॉइंट सही है आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता अगर आपका मॉडुलस 0 के बराबर है, सही है। अगर आपका मॉडुलस 0 के बराबर नहीं है, सही है, तो आप इनवर्स भी निकाल सकते हो, इनवर्स इज पॉसिबल, सही है। और इसका क्या होता है भाई? इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम कहते हैं भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल सॉल्यूशन इसका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पे हमने एडजॉइंट का दिखा है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालना है, फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज, सेकंड डायगोनल साइन चेंज। 3x3 का है, 3x3 में आपको कोफैक्टर्स निकालने होंगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसकी वैल्यू रखोगे, देन उसका कैलकुलेट करोगे ट्रांसपोज, सही है। जब आप 3x3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालने के बाद, वैल्यू रखने के बाद ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन एप्टीट्यूड में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम सेकंड वन यूज करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज ऑलरेडी जो कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें भी आप सारे बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे एप्टीट्यूड में, डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसमें भी हम सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालते, सही। इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरे 9 कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करें, हम सिर्फ वो कोफैक्टर निकालते हैं जो चारों ऑप्शन में क्या हो, डिफरेंट हो। तो सिर्फ आपने एक कोफैक्टर निकालना है, एक कोफैक्टर निकालेंगे, उसी से आपको पता लग जाएगा कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है। जो डिफरेंट होगा चारों ऑप्शन में, वो आपके सवाल पर डिपेंड करता है। है ना आपके पास पूरा ड्राइव है आपके पास, इसको ओपन करो अपने पास, चैप्टर 4 को। एक तो आप लोग इतना सब्र नहीं होते, और पढ़ने के बाद थोड़ा सब्र करो, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लाजमी सी बात है, जो चीजें इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नोट करके बताना मुझे, सही है। ट्रांसपोज ले लिया ना, इसका ट्रांसपोज ले लिया है तो दोबारा क्यों लिखेंगे? एक तरफ मिटा दूं? अच्छा भाई, इनवर्स में हमारे पास कुछ कंडीशन है, वो आप देख लो, सही है। जैसे कि हमारे पास है ए इनवर्स बी, सही है। आप बोलते हो सर ए इनवर्स है तो उसको आप डिवाइड में भी तो भेज सकते हो, बी डिवाइड बाई ए, सही। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। इनवर्स को कभी भी आप डिवाइड में नहीं भेज सकते, क्योंकि दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करवा सकते, ना इसका कोई कंडीशन है, ना ही कोई इसका मेथड है। दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करवा सकते। एक मैट्रिक्स को आप एक नंबर से डिवाइड करवा सकते हो, लेकिन आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करवा सकते हो, सही है। उसके बाद ए इनवर्स बी, ये बराबर नहीं होता बी ए इनवर्स के। इनवर्स वाला मैट्रिक्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आता है, इनवर्स वाला मैट्रिक्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आता है, ठीक है। तो ए इनवर्स बी किसके बराबर होता है? ये बी इनवर्स ए होता है, सही है। ए इनवर्स बी का मतलब ये नहीं होता कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए से डिवाइड हो रहा है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 इनवर्स 2, अब 5 इनवर्स 2, सही है। आप क्या करते हो? आप लिखते हो 2/5 लिखते हो,
5 इनवर्स 2 में क्या लिखते हो 2/5। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते आप। ए इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी से डिवाइड हो रहा है, सही है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं करवा सकते हो, सही है। अच्छा भाई, अगर आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सही है। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे जवाब में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अगर आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ ए से तो हमारे पास आंसर आएगा मॉडुलस ऑफ ए इनटू आई, सही है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप अपने पास लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0। अच्छा भाई, ड्राइव में आ जाओ, पेज नंबर 4 5, जिसमें हमारा 22 तक हो चुका है। 22 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा ही है, सही बोल रहा हूं मैं। 22 तक जो हम सॉल्व कर चुके हैं, 23 को करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। क्या a मल्टीप्लाई बाई बी, b मल्टीप्लाई बाई ए बराबर होता है? होता है? कैसे होता है? ये नंबर्स की बात नहीं हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है। ये बराबर नहीं होता, सही है। और चलो ये हटा दो, इस कंडीशन की बात नहीं कर रहा। इनवर्स की पोजीशन फिक्स है। इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन में रहता है, वो सेकंड में नहीं जा सकता, सही है। ये नहीं कि अगर आप इस बी ए इनवर्स निकालना चाहो ना तो ये आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? इनवर्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन में होता है। फिंगर टिप में याद होना चाहिए सारी कंडीशन। 4 में अगर एक मैट्रिक्स है ए और इसको आप इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जवाब में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट होगा, दो ब्रैकेट क्लोज होगा। जितना ब्रैकेट ओपन उतना ब्रैकेट क्लोज पढ़ा होगा ना सीएस में। सीएस में पढ़ा है, जितना ओपन ब्रैकेट उतना क्लोज ब्रैकेट। कर लिया भाई सबने नोट? अच्छा, अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 23, इनवर्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 23, इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स गिवन है, सही है। तो ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 23। हमें क्या निकालना है? इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, सही है। हमें निकालना है ए इनवर्स। ऊपर क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? 2 by 2 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3। सेकेंड डायगोनल साइन चेंज, +5 से -5, +2 से -2। डिवाइड में क्या आता है? इसका मॉडुलस आता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा,
12 माइनस सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करो 10, सही है। 12 माइनस 10, हर एक मेंबर 2 से होगा डिवाइड। 4 डिवाइड बाई 2 2, माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या बनेगा -1। 3 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन देखो, मार्क कर लो। ऊपर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे आ गया मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। इसकी शॉर्टकट की हो सकती है 2 स्टेप में आंसर आया है। और कितना शॉर्ट चाह रही है मुझे बोलो। तो आपने आंसर 2/2 का तो इतना मुश्किल नहीं होता, ये 1 मिनट में आप कर लोगे। 3/3 में मसला होता है, 3/3 का इनवर्स निकालना वो मुश्किल है। ये तो 2/2 का है ना, ये तो इजीली हो जाता है। आगे बढ़े। नहीं रुक जाए 24 देखो, एस टी वी आर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स एस, मैट्रिक्स टी, मैट्रिक्स वी, सच दैट टी वी बराबर है एस के, देन विच इज ट्रू वेयर मॉडुलस ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ टी 0 के बराबर नहीं है, सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सही है, पहला गलत है, 2 मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, पहला गलत है। दूसरा देखो, इनवर्स कभी भी सेकंड पोजीशन में नहीं आता, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो, तीसरा सही है, बी बराबर है टी इनवर्स एस के, सही है। तो इक्वेशन क्या गिवन है भाई, टी वी बराबर है किसके, एस के। किसको सेपरेट करना है, किसको सेपरेट करेंगे हम, बी को सेपरेट करना है, समझ नहीं आ रहा सही है। देखो इक्वेशन गिवन है टी वी बराबर है एस के, ये तीनों मैट्रिसेस है, सही है। अब आपको सेपरेट करना है किसी एक को, ऑप्शन में देखो तो v को सेपरेट किया गया है, तो अगर आप v को सेपरेट करोगे तो ये t है, दूसरी तरफ जाके t इनवर्स बन जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा इसका, सही है। तो एक ही ट्रू है इसमें, ट्रू क्या बनेगा, ऑप्शन 3, ओनली ऑप्शन 3, ऐसा कोई नहीं है तो करेक्ट हो सकता है 3 ओनली, 3 ओनली होगा ये, 3 ओनली, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। सर अभी तो आप इसको बता रहे थे टीचर नीचे ऊपर लेकर जा ऊपर कहाँ लेके गया हूँ मैं ऊपर लेके ही नहीं गया, आप तो इसको बी पे सेट किए ना पहले, बी पे सेपरेट किया, तो ऐसे पॉइंट टी पे था तो टी के ऊपर एस अपॉन टी बनाया नहीं ना, डायरेक्ट उसका इनवर्स बनाया है। एस अपॉन टी कहाँ बनाया मैंने, हाँ लेकिन सर ऐसे पॉइंट टी को टी को आप नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे नीचे कहाँ भेजा मैंने डायरेक्ट उसका इनवर्स बनाया है। तो आपने बी पे सेपरेट कैसे किया? भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, मल्टीप्लाई को भेज तो इनवर्स हो जाता है। जब साइन एक फंक्शन है, जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है, साइन इनवर्स तो वो डिवाइड में जाता है, डायरेक्ट इनवर्स करते हो ना, टेंजेंट है, 10 को शिफ्ट करते क्या बनता है, तो वो डिवाइड में तो नहीं जाता, सही है। तो ये फंक्शन आपका डायरेक्ट इनवर्स बनता है, ये डिवाइड में नहीं जाता है ये। लेकिन सर देखिए ना बी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन नहीं अब ये लॉजिक नहीं लगा सकते आप, ये लॉजिक नहीं लगाओ, डिवाइड नहीं करेंगे तो इनवर्स कैसे होता है? डायरेक्ट इनवर्स होता है ये, मैट्रिसेस में डिवाइड होता ही है, मैंने बता दिया है। 2 मैट्रिक्स को कभी भी आप डिवाइड नहीं करवा सकते, तो डिवाइड वाली इक्वेशन ही आपकी गलत है, डिवाइड वाली इक्वेशन गलत है। 2 मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होता, पहली इक्वेशन जो 1 है वो गलत है। नंबर 2 देखो, एस टी इनवर्स, इनवर्स कभी भी सेकंड पोजीशन में नहीं आता, फर्स्ट पोजीशन में आता है, तो ये बनेगा हमारा 3 ओनली। तो 25 को बताया ही नहीं मैंने, अभी करेंगे, बताओ 25 अगर देखो तो आपके पास 4/4 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सही है। जब भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो तो इसका इनवर्स कैसे निकालते हो, डायगोनल एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दो, डायगोनल एलिमेंट को रेसिप्रोकल कर दो। इसका आंसर क्या होगा बताओ, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है 25 में,
सही, आप मुझे बताओ जो मैट्रिक्स गिवन है वो मुझे एक दफा आप लिखवा दो। चलो फर्स्ट रो बताओ, 5 0 0 0। दूसरा बताओ, दूसरा रो, तीसरा रो बताओ, चौथा रो बताओ। सही है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है, डायगोनल एलिमेंट को कर दो आप रेसिप्रोकल। सही है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। बाकी एलिमेंट आपके जीरो रहेंगे। सही, मार्क कर लो अपने पास। हाँ, जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपको लॉन्ग मेथड में आना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट, सो ऑन। अच्छा 26 है टाइम कंज्यूमिंग। सही है। अगर आप एनईटी का पास पेपर देखो तो आपको एडजॉइंट और इनवर्स का समझ मिलेगा ही नहीं। एनईटी के अंदर नहीं आता, ना एडजॉइंट आता, ना इनवर्स आता है। सही है। तो अच्छा, अब इसमें अगर इसको अटेम्प्ट करना है ना तो ये 1 मिनट में तो नहीं होता ये। ठीक है, 3/3 का है। अगर आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में देखो क्या हमारे पास है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, ये उस वक्त पॉसिबल है जब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। सही है। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन हमारे पास थर्ड है और फोर्थ है। सही है। सबसे पहले करना ये कि इसका निकालना है डिटरमिनेंट। सही है। इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। 3/3 का एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, इसका आ जाएगा डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकालो आप। डिटरमिनेंट क्या है? 3 है। अच्छा, अब हमें निकालना है कोफैक्टर। अब आप यहाँ पे हमने लिखा था एडजॉइंट का फॉर्मूला 1 1 1 2 1 3 रो में आता है ना, यहाँ पे कॉलम में आएगा A11 A12 A13। सेकंड रो में क्या आता है 21 22 23, ये सेकंड कॉलम में आएगा A22 A23 21 A23। देखो यही था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया। सही है। ये बेसिकली फर्स्ट रो में आता है 1 1 1 2 1 3। ये सेकंड रो में आता है 2 1 2 2 2 3, सेकंड कॉलम में इसको शिफ्ट कर दिया। थर्ड रो में क्या आता है A31 A32 A33। सही है। अब सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालेंगे। अब ये देखो आप ऑप्शन में कौन सा कोफैक्टर निकाला जाए, कौन सा कोफैक्टर निकाला जाए कि आपको ऑप्शन का पता लग जाए। सही है। अब पहला देखो, पहला क्या है हमारे पास 1 है। सही है। फिर 1/3 1 है, तो पहला कोफैक्टर ही बता देगा। पहला कोफैक्टर अगर आप निकाल लो तो उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या है। तो पहला कोफैक्टर A11 निकालो जरा, आता है कोफैक्टर? इसको डिवाइड कर दो इसके 3 से। ये 1/3 जहां बन रहा है वो इसका आंसर है। 1/3 1/3 कहां बन रहा है, मार्क कर लो। एक नजर आप इसके आंसर को भी मैच करो। मैंने एक आंसर की शेयर किया है। सही है, मिला है आंसर की है। इसी पीडीएफ के आखिरी में जाओ, पहला कोफैक्टर निकाला, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया। ज्यादातर आपने वो निकालना है जो डिफरेंट है। अगर पहला डिफरेंट है पहला निकालो। अगर सारे ऑप्शन में पहला एलिमेंट सेम है, पहला निकालने का फायदा ही नहीं है, फिर आप दूसरा निकालोगे। डिफरेंट है ना, तो ये आपके ये बोनस क्वेश्चन है, फिर प्लस पॉइंट है ये, तो आप सिर्फ पहला निकाल के छोड़ दो। समटाइम ऐसा होता है कि कोफैक्टर्स आपके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन में ही टाई हो रहा होता है, सेम कोफैक्टर्स होते हैं, वहां फिर आपको मसला होता है। फिर एक कोफैक्टर में आप डिसाइड, ये कोफैक्टर्स की पोजीशन है। सही है। तो आप कौन सा कोफैक्टर निकालोगे जो चारों ऑप्शन में डिफरेंट है।
सही, समटाइम ऐसा होता है कि कोफैक्टर सेम होते हैं, सारे ऑप्शन में सेम है, तो फिर आपको मल्टीपल कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, 2-3 कोफैक्टर निकालना होता है। सर यहाँ पे हम ट्रांसपोज वाले यूज करेंगे। हाँ सही है, हो गया 25, सॉरी 26 हुआ ये। First row, screen minus. ये समझ में आ गया ना 26, आपने पहला कोफैक्टर निकाला, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करवा दिया। सही है, 27 में आ जाओ। 27 में हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटरमिनेंट बराबर है 0 के। अब 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। 27 एक डिटरमिनेंट हमारे पास 3/3 का। सही है, फर्स्ट रो मुझे लिखवा दो, फर्स्ट रो क्या इसमें गिवन है, 1ab, सेकेंड रो लिखो, थर्ड रो लिखो, किसके बराबर है 0 के। सही है, पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन a,a²। सही है, तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है ये x की वैल्यू है, ये x की 2 वैल्यू है। अगर मैं x की जगह a रख दूं, यहां पर भी a रख दूं, यहां पर भी a रख दूं, क्या 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हैं? कौन कौन सा, 2 रो या 2, पहला रो दूसरा रो आइडेंटिकल नहीं हो गया, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है a इसका एक आंसर है, a इसका एक आंसर है। अब यहां पे आप लगाओगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो होल डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाता है। याद है ना फर्स्ट ईयर, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब मैंने देखा ऑप्शन ए में x की 2 वैल्यू है, एक a है और दूसरा x²। मैंने x को रिमूव करके a और a रख दिया, फिर मैंने देखा है कि 2 रोज में आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मतलब है a इसका एक आंसर है, 2 में से एक आंसर a है। अब मसला क्या आ रहा है, ऑप्शन a में भी a है, ऑप्शन b में भी a है। 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ कट हो गए, ऑप्शन c कट हो गया, ऑप्शन b कट हो गया। क्यों, ऑप्शन b के अंदर a नहीं है जबकि a इसका आंसर है, ऑप्शन b कैंसिल कर दो। ऑप्शन c ये भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि इसके आंसर में a मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन c आपका कैंसिल हो चुका है। वो तो मैंने रिप्लेस किया ना x को a से, वैल्यू आंसर अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, रूट हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करवाया, तो c और d आपका हो गया, c और b हो गया कैंसिल। ठीक है, d हो सकता है कि d भी आंसर हो या a भी हो, तो 2 ऑप्शन है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं x की जगह a² रख दूं और x की जगह a² रख दूं, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को मार्क कर लो, बी करके देखो आइडेंटिकल हो रहा है, सही है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। इसको हमने सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है, मार्क कर लो। सर ये 2 वैल्यू दी हुई ना, a² वो भी x की वैल्यू है और a रॉन्ग वैल्यू है ना, a² इसकी वैल्यू है नहीं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सही है। तो जैसे आपने x की जगह 1 लिख दिया, जैसे आपने x की जगह 1 लिख दिया ना, आपने कहा कि x की जो वैल्यू है वो 1 x की वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रहा तो a है इसकी वैल्यू। a² की जगह x² की जगह क्या बोल रही हो तुम भाई, देखो ऑप्शन ए में x की 2 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू है ऑप्शन ए में, जो पहला जो है ना फर्स्ट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मींस कि ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है। अगर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता तो x की दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। ऑप्शन ए में फर्स्ट वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इसका रॉन्ग आंसर है। जबकि ऑप्शन डी में a, b ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। आया समझ में? जी सर ये क्या हो रहा है, आप 2 रो और 2 कॉलम को देखो, आप गलत हो जाएगा ना, थर्ड कॉलम देखो, थर्ड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, सेम हो गया 1 1 1 1 1 1,
सेम हो गया ना। यहाँ से आप बी को निकालो कॉमन, तो बाहर आ जाएगा बी। थर्ड कॉलम हमारा बी 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 है, थर्ड कॉलम। जब थर्ड कॉलम से आप बी को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो पहला कॉलम 1 1 1 और तीसरा कॉलम 1 1 1 आइडेंटिकल हो गया। बी को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 26 में 3 डिटरमिनेंट कैसे पता चल रहा है? 26 में अभी जगह भी पुट करेंगे सर। डिटरमिनेंट 3 है सर, आपने निकाला है ना डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके निकाला होगा आपने। ये मिटा दूं, एक तरफ मिटा दूं। सर बी किससे सेटिस्फाई कर रहे हैं? बी किससे सेटिस्फाई कर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, सही है। होल डिटरमिनेंट इसके 0 के बराबर हो गया। दो कॉलम आइडेंटिकल है बी कॉमन निकाले? भाई। फर्स्ट है ना, एक दफा रिवीजन करके आया करो। जब एप्टीट्यूड का तरीका ये, एक दफा फर्स्ट टाइम में बुक पढ़ के आया करो, सही है। फिर आपको जवाब देने चाहिए कि बी कॉमन निकालेंगे। तो जो चैप्टर चल रहा है वो पढ़ के आओ ना। आपको कौन कह रहा है पूरी बुक पढ़ के आओ? जो चैप्टर चल रहा है उसके बस आप थ्योरी को पढ़ के आया करो, बस। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सही बोल रहा हूँ ना। तो जो चैप्टर आपका चल रहा है ना, तो उसके बस थ्योरी को आप पढ़ के आया करो। 6-7 पेज का है। तो आप नहीं पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं इंटर की चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, सही है। अच्छा भाई, इंटर की क्लास तो ये है नहीं, ये क्लास है एप्टीट्यूड की, सही है। तो क्या फायदा एप्टीट्यूड का? जब एप्टीट्यूड में इंटर ही पढ़ाऊंगा तो आप इंटर दो दफा पढ़ोगे, वो आप रीड करके आया करो उसको। अच्छा भाई, 28 सही है, ये मुझे लिखवाओ। 28 में ना हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो बताओ मुझे। 0 1 0 2, ये फर्स्ट रो। सेकंड रो -0 -3। थर्ड रो देखो सही लिखा है मैंने। एक और रो है इसमें, बताओ। 0 3 0 -2, सही है। ये डिटरमिनेंट है ना, -4, सही है। अगर आप इसमें देखो तो रो कितने? 4 रो है। कॉलम कितने? 4। करना क्या है इसमें? हमें इसका निकालना है डिटरमिनेंट। क्या करना है इसमें? डिटरमिनेंट निकालना है। आप उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करते हो जहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, सही है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे कहां से? थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे इसको। हाँ, -2 है हमारे पास, -2। सर ये वाला नहीं आता, फर्स्ट वाला आता है। मैं वही बता रहा हूं मैं। -2 सही है। अब -2 में -2 की पोजीशन क्या है? -2 की पोजीशन क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, सही है। तो आप क्या करो? थर्ड कॉलम को हटा दो, थर्ड रो को हटा दो, जो मेंबर बना वो आप लिख लो। 3/3 में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सही है। तो ये बचेगा हमारे पास 0 1 2 -5 -6 -3 4। अच्छा ये तो हट गया ना, 0 3 -4। देखो यही बनेगा। फर्स्ट में 2 0 है, फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में 1 0 है, थर्ड रो में एक भी 0 नहीं है, फोर्थ रो में 2 0 है। फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, सेकेंड कॉलम में एक भी 0 नहीं है, थर्ड कॉलम में 3 0 है। तो सबसे ज्यादा 0 थर्ड कॉलम में। आपने वहां से एक्सपेंड करना है जहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ एक बात और, यहाँ पे ना पोजीशन का साइन होता है। अगर आपको याद हो 3/3 में पोजीशन का साइन क्या होता है?
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोजीशन का साइन होता है, साइन ऑल्टरनेटिव चलता है। अब -2 का साइन क्या होगा, इस पोजीशन का साइन क्या होगा, इसका आसान तरीका होता है -1 पावर i प्लस जे। आई क्या है, -2 में देखो -2 का रॉ क्या है हमारे पास, आई का मतलब है रॉ और जे का मतलब कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, सही है। 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 एक इवन नंबर है तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव साइन है, सही है। अच्छा दोबारा ये एक्सपेंड होगा, प्लस माइनस -2 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से एक्सपेंड करेंगे कहां से, फर्स्ट कॉलम से, सही है। -5 में आप देखो, अब ये पोजीशन क्या है हमारे पास नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव का 5, 2/2 का बनेगा डिटरमिनेंट। ये सेकंड कॉलम हटा दो, सेकंड रॉ हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, हम एक ही करेंगे एक्सपेंड, सही है। -5 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो -5 की पोजीशन है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम हटा दो, 4 मेंबर बने 1 2 3 -4, सही है। तो ये हो जाएगा -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10, 1 इंटू -4 -6, सही। ओवरऑल क्या बन रही है, देखो ओवरऑल क्या बन रहा है, -4 -6, 100। बता देता हूँ, देखो एलिमेंट्स क्या किया हमारे पास, 0 1 0 2 -5 -6 0 -3 4 5 -2 6 0 3 0 -4, सही है। अच्छा इसको एक्सपेंड किया हमने -2 से ना, -2 आ गया, साइन क्या होता है इसका भाई हमने देख लिया, -1 के ऊपर पावर आ गया 3 + 3, सही है। 3 + 3 6 होता है, 6 एक इवन नंबर है तो ये हो गया पॉजिटिव साइन होता है, तो -2 आ गया, ठीक है। अब -2 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दिया हमने, क्या बचा 0 1 2, यहाँ पे आ गया 0 1 2, फिर -5 -6 -3 -5 -6 -3, सही है। उसके बाद 0 3 -4 0 3 -4, सही है। हमने थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को हटा दिया, फिर क्या किया -2 हमारा एज इट इज आ गया। अब इसको एक्सपेंड कहां से कर रहे हैं हम, -5 फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं हम, हाँ -5, सही है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है इस -5 की, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सही है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव आप कर दोगे पॉजिटिव, ठीक है। तो -2 को, तो ये हो जाएगा हमारा +10, फिर फर्स्ट डायगोनल आपने मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो -4 आ गया है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -6, सही है। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, -4 -6, हाँ 100 बन रहा है, इसका जो ओवरऑल बनेगा ये 100 बनेगा। भाई देखो तरीका ये होगा, आप तरीका सुन लो, एक्सपेंड आप वहां से करते हो जहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, सही है। चाहे वो 4/4 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, लेकिन सर आंसर तो वही आएगा ना, ये मानना चाहिए। हाँ आप उसको फर्स्ट से करके देख लो, करके देखो अपने पास। पहले 4/4 से आपने बनाया 3/3, फिर आपने 3/3 से बनाया 2/2, फिर वैसे डिटरमिनेंट 2/2 का होता है, 3/3 का डिटरमिनेंट होता ही नहीं है, आप इसको कन्वर्ट करते हो। 4/4 को बनाया 3/3, 3/3 को बनाया 2/2, फिर 2/2 का हमने निकाला डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट बेसिकली 2/2 का ही होता है। तो आप पहले इसको कन्वर्ट करते हो, एक एक ऑर्डर घटाते हो, सही है। डिटरमिनेंट किसका निकालते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर आपने घटाना होता है, इतना घटाना होता है कि आखिर में जाके 2/2 बचे। अरे
सर पगले हो गए, क्या बोल रही हो? सर इधर पास सर आप ये यूट्यूब पे जाएगा ये। सर आपने इसको और इसको कैंसिल किया है। सर मैं अगर इसको और इसको कर दो, बिल्कुल भी कर सकते। तो सर इसको करने के बाद फिर मेरे पास बचा -6 0 -3 5 -2 6 3 0 -4। इधर देखिए ना मोबाइल में क्या देख रहे हैं, ये बच्चा तो सर इसका मेरा आंसर मेरा दशत खत्म होते जा रहा है, दशत लेके आना पड़ेगा। तो सर इसकी बात -6 आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 1 है ये पॉजिटिव का नेगेटिव का है? आपके जो ड्राइव है क्या है, उसकी करेक्शन करो आप, नेगेटिव बने वो आपके पास जो लिखा हुआ है ना, वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, वो बेसिकली नेगेटिव वन होगा। सही है, वो बेसिकली क्या आपका नेगेटिव वन। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव वन, ये क्या नेगेटिव वन। -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, +4। सही है, 4 में से आपने कितना निकालना है? सही है, तो माइनस, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 20, -20 बन रहा है ये। नहीं, हाथों की फैसिलिटी है, जबान से क्यों लड़ रहे? कैसे लेते? इसको फिर 2/2 बनाते हैं हम। जो डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो 2/2 का होता है। फॉर्मूला क्या होता है? AD माइनस BC, ये फॉर्मूला होता है ना, ये 2/2 का होता है। तो 3/3 को हम पहले कन्वर्ट करते हैं 2/2 में, देन उसको डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड किया ना, आपने इसके 3 माइनर डिटर्मिनेंट बनाए, या माइनर डिटर्मिनेंट को फिर फर्दर सॉल्व किया गया। ये 2 स्टेप कहलाता है, ये आपने इसको 2 स्टेप में किया। सर मेरा आंसर -66 किसका? इसका इसको 3/3 को सॉल्व किया। गलती की होगी आपने, की होगी ना। नहीं किया। अच्छा भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? इस तरह के सवाल आप बना सकते हो ना, सही है। अगर आपको 4/4 का मैट्रिक्स दिया जाए, पहले आप इसको 3/3 का बनाओगे, फिर आप उसको 2/2 का बनाओगे, फिर आखिरी में जाके इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट नहीं होता। दो तो आप फिर मर्जी है, आप किसी से भी कर दो, फिर मर्जी है। अच्छा एक आखिरी बता देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको टेस्ट का बता दूंगा। सही है, टेस्ट की प्रॉब्लम देख लेंगे। कहाँ पे? -2 +10 है, ये पॉजिटिव है। +10 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -20। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा 29 देखो आप, 29 हमारे पास क्या है? 29 हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 128 256। सही है। अच्छा भाई अगर आप थर्ड रो में से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकालो? 8 कॉमन निकालो। फर्स्ट कॉलम जैसा है भाई उसको वैसे ही रखो, 1 2 4। सेकेंड फर्स्ट रो जैसा है उसको वैसे ही रखा, सेकेंड रो जैसा है उसको भी आप वैसे ही रखो। सही है। थर्ड रो में आप क्या करो? कॉमन निकालो। थर्ड रो में कॉमन क्या आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 64 कब आता है 8 टेबल में? 8 टाइम्स। 128 कब आता है?
8 के टेबल में 16 टाइम, और 256 कब आता है 32 टाइम। दो कॉलम दो रो क्या हो गए आइडेंटिकल, R2 जो है और R3 आइडेंटिकल हो गया, ओवरऑल 0 बन जाएगा। थर्ड रो में हमने 8 को निकाला कॉमन, तो 64 में से 8 को कॉमन निकाला तो 64 बन गया 8। फिर 128 में से भी 8 कॉमन निकाला है तो 128 8 के टेबल में 16 टाइम पढ़ने से आता है, सही है। 256 8 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, सही है। तो दो रो आपके क्या हो गए आइडेंटिकल, सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल होने की वजह से पूरा डिटर्मिनेंट आपका हो गया 0। और बाहर क्या है, बाहर तो 8 है, 8 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर बनेगा 0। वापस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने सबसे मल्टीप्लाई होगा नहीं ना, ये पूरा एक नंबर बन चुका है 0, तो 8 सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई होगा। सर यहाँ पर जो आपने 3 का 3 के डिटरमिनेंट निकाला था तो आपने कहा था उसको 2 का 2 पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम निकाल सकते हैं 3 का 3 को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपने वहाँ भी कैसे निकाल दिया? ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कोई भी रो कोई भी कॉलम मुकम्मल 0 हो जाए डिटरमिनेंट 0, दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए डिटरमिनेंट 0, सही है। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करके भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे तो लिख लो डिटरमिनेंट को जो है आप विदाउट एक्सपेंड किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सही है। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, कभी टाइम मिले तो टेक्स्ट बुक ओपन करना और पढ़ना इसको। हाँ अच्छा भाई टेस्ट में आ जाओ आप, टेस्ट पेपर दो, किसके पास है टेस्ट पेपर? नहीं है तो चलो वो तो मेरे पास है, तो मैं अपने पास से करवा देता हूँ, सही है। बता दूँ टू बाई टू के डिटरमिनेंट का वो है ये फॉर्मूला है, एक और करवा दूँ? चलो एक और वो भी 1 मिनट का वो भी करवा देता हूँ, 1 मिनट में होगा। ये आप मल्टीपल्स देखकर आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए, सही। मल्टीपल्स आप देखो तो समझ में आ रहा है कि 8 और 64 ये सेम मल्टीपल है, 16 और 128 सेम मल्टीपल है, तो एक भी अगर सेम मल्टीपल है बाकी सब भी सेम ही होता है। हाँ उसको देखना पड़ेगा थोड़ा, आप उसको और करोगे तो पता चल जाएगा। AD माइनस BC ये क्लास 10 में लिखा हुआ है, क्लास 10 के टेक्स्ट बुक में। हाँ भूल गए, 1 साल में भूल गए, हटा दूं? टैलेंट है ये, टैलेंट हाँ ये बात भी है। अच्छा भाई 30 देखो आप, अच्छा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन में मौजूद है, इसका मतलब है आपको निकालना है डिटरमिनेंट, सही। अब एक बात याद रखना, अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसका डिटरमिनेंट होता है डायगोनल का प्रोडक्ट, सही है। अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसके डिटरमिनेंट को निकालने का तरीका होता है कि वो डायगोनल का प्रोडक्ट निकाल लो, सही। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सही। अगर मान लो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता तो ये मेरा सेम ही मेथड होता, सही है। डायगोनल के मेंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 4 + x × x² = 0,
सही, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, दो फैक्टर बना लूं, 4 प्लस एक्स बराबर है 0 के, x की एक वैल्यू -4 और x स्क्वायर बराबर है 0, आइदर और कर दिया मैंने, x की दूसरी वैल्यू 0, सही, -4 और 0 इसका आंसर है। इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हो, सही, फिर मसला हो जाएगा, फिर आप इसके फैक्टर्स नहीं बना पाओगे ना। तो 4 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स बनाया, सही है, एक्स की दो वैल्यू आ गई, सही है। मार्क करो ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, तो -4 कर लो, -4। इसमें कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स आपका होना चाहिए या तो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक्सपेंड नहीं करते हम सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सही, टेस्ट पेपर में आ जाओ। हाँ, 0 नहीं है, 0 वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। टेस्ट में आ जाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा भाई, पहला सवाल देखो सर, -4 ओनली हो रहा है इसका आंसर। पहला सवाल है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सही है, इक्वेशन गिवन है आपके पास, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है, ये इक्वेशन गिवन है। आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, -b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है -k और a की वैल्यू 1, इसका आंसर आ जाएगा k। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट ऑप्शन, सही है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -k है, c की वैल्यू k स्क्वायर है। सर, लेकिन आपने सॉल्व भी कराया था लास्ट में, आपने कहा k स्क्वायर आंसर। k स्क्वायर क्यों आएगा, ये मैंने वो प्रॉब्लम दिया ही नहीं है जो मैंने सॉल्व करवाया, ये अलग प्रॉब्लम दिया मैंने, वो दिया ही नहीं मैंने, कहाँ से देख लिया आपने, चेंज करके दिया मैंने। हाँ, अच्छा, वैसे उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमें नजर आ रहा है सम ऑफ रूट की जगह क्या है -k और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है k स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट हमारे पास है, सम ऑफ रूट क्या है k है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इसमें k स्क्वायर। शायद उस टाइम मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट करवाया होगा। हाँ, तो आपने वो सवाल सही से नहीं पढ़ा होगा और k स्क्वायर लगा के आ गए आप। भाई देखो, दरमियान में क्या आता है x के साथ, सम ऑफ रूट आता है ना, माइनस तो फॉर्मूले का है, सम ऑफ रूट आपका k है, प्रोडक्ट ऑफ रूट k स्क्वायर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, या बस सवाल पढ़ो और निशान लगा दो। अच्छा भाई, नंबर 2 देखो, नंबर 2, s और p क्या है, ये दोनों रूट्स है। s और p क्या है, कह रहे इफ s एंड p आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, s जो है वो सम ऑफ रूट है और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी भाई, सम ऑफ रूट की जगह आप s रख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह p रख दो, ये इसका आंसर है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो था ना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर सकते, वो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में।
और ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करने का फॉर्मूला है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है और अगर आपको रूट्स मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। सम ऑफ रूट ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट p है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो उसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अच्छा भाई तीसरा देखो, 4 प्लस रूट 5 एंड 4 माइनस रूट 5। सबसे पहले आप निकालो इसका सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में दोनों रूट्स को आप आपस में ऐड करवा दो, दोनों रूट्स को आपस में ऐड करवा दो। रूट 5 कैंसिल आउट, 8 आ गया सम ऑफ रूट, सही है। अच्छा अगर आप देखो तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत ही नहीं है, सही है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 8x, सही है। ये एक ही ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन में, किसमें है ये, ऑप्शन बी में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की जरूरत है इसमें नहीं है। अगर फिर भी दिल करे तो निकाल लेना, अगर टाइम मिले तो ये बन गया फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी। 16 माइनस 5 कितना होता है 11, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका 11 है, ऑप्शन बी। चौथा देखो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आंसर 2 है, तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो आंसर हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आंसर अपने इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो लिखा हुआ है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आंसर 2 है, तो 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 2 रखो प्लस a इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 4 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, ऑप्शन सी है। नहीं पेपर आपके पास है ना मौजूद, पेपर तो है ना मौजूद। सर जैसे एक के जो आंसर दिया हुआ है 2 है, सही है। अगर हम यहाँ पे एक की जगह 2 रखें और देखें कि मिडिल सम कर दिए तो इसका आंसर हो सकता है ना। लॉन्ग मुश्किल अप्रोच है, आंसर बन जाएगा लेकिन मुश्किल है, ये जो तुम बता रही हो। सर हमें कैसे कर सकते हो, अगर आसान लगा तो कर लो। सर हमें कैसे पता कि x की जगह पे 2 कर देते। भाई रूट हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, रूट अपने इक्वेशन को हमेशा क्या करता है, वो पढ़ा आपने, सर्कल पढ़ा है, सर्कल नहीं पढ़ा तो ये काम उसमें बहुत होगा। अच्छा भाई 5 देखो, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, सही है। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, वो इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना भाई, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, सही है, ये निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब, अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट, सही। अब फॉर्मूला लिख दो भाई, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन a। abc कहां से मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5, वैल्यू रख दो, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, माइनस b की वैल्यू -4, सही है, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 2, सही। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 डिवाइड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 4 5, ऑप्शन सी इसका आंसर है 5, सही है। माइनस माइनस प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई हो 20, 2 टू द 4, 20 को 4 से तकसीम किया 5 आ गया। किधर जाना है, नहीं सर
छठा देखो, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या भाई, रूट ऑफ द इक्वेशन, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ रूट। ये क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, याद है आपको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ए, इसका होल स्क्वायर निकाल लो। एबीसी कहां से मिलेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, a minus b को होल स्क्वायर पे लगा सकते हैं। वो भी कर सकते हैं हम, फॉर्मूला लगा दो तो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका कोई फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला नहीं। हमें दो मालूम है, हमें सम ऑफ रूट मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है, तो हमारा सारे टर्म जो है इसी में ही होना चाहिए। किसमें, यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। सही है, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। वैल्यू रखो, ए बी सी क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है 6 के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, तो यहाँ पे आप देखो तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू रखते जाओ, b की वैल्यू -2 माइनस माइनस +2, a की वैल्यू 1, तो सिर्फ 2 बनेगा। ये देखो, ये सिर्फ आपका 2 बनेगा। b की वैल्यू -2 माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 आ गया, a की वैल्यू 1, नीचे वाले 1 को लिखते ही नहीं हम। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन डी इसका आंसर है 0। 6 का आंसर है ऑप्शन डी 0। क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं हमें इजाद नहीं करना भाई, जो फॉर्मूला है बस हमें वही पढ़ना है। कब पढ़ा, अल्फा की जगह ए रख दे, तो वही तो ओपन किया हमने, ये ओपन कर दिया, ये बना, फिर उसके बाद इन दोनों को साथ कर दिया, फिर इसका अलग फॉर्मूला लगा दिया। या फिर इसको डायरेक्टली आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। c अपॉन ए, c की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा की वैल्यू है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा किसके बराबर है, -2 के। अल्फा पे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और a की वैल्यू अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन है, -2, तो -2 अल्फा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 के, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। सही है, इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा, अल्फा प्लस अल्फा में ये इक्वल रूट्स कहलाता है। अल्फा कॉमन लो, अल्फा प्लस 1, 1 कॉमन लो, अल्फा प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1। आइदर और करो तो आंसर क्या आएगा, -1। ऑप्शन बी इसका आंसर है -1। नहीं आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया, अल्फा पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके बाद हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली। सही है, इसको यहीं पे रखते।